हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम 17 मई 2026 को होने वाला है। उसी क्रम में हमारे द्वारा हमारे चैनल स्टडी विद जीवन पर मैराथन क्लास सीरीज चलाई जा रही है, जो आगामी यूके ट्रिपल एससी की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है। आज हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम पहली क्लास में संपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 समाप्त कर चुके हैं। दूसरी क्लास में आप सभी को ध्यान होगा, हमने प्राचीन भारत का एनालिसिस किया था, जिसमें पिछले 8 परीक्षाओं के आधार पर जो सवाल पूछे गए थे वो हमने देखे थे। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास की मैराथन क्लास का पहला भाग, जिसमें हम देखेंगे प्राचीन भारत को इतिहास को जानने के स्रोत, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल और मगध का उत्थान। आप सभी ने उत्तराखंड करंट अफेयर्स वीडियो को काफ़ी सपोर्ट किया था। हमने टारगेट रखा हुआ था कि उसमें 100 से अधिक लाइक होने पर अगली मैराथन लाई जाएगी। आपने एक ही दिन में उसमें 100 से अधिक लाइक कर दिए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी क्रम में इस वीडियो के लिए हमारा टारगेट है 150 प्लस लाइक्स का। इसके बाद इसका हम अगला भाग देखेंगे। इससे पहले मैं प्राचीन भारत का एनालिसिस ऑलरेडी करा चुका हूँ, और उत्तराखंड करंट अफेयर्स की क्लास हम देख चुके हैं, कंप्लीट करंट अफेयर्स की क्लास देख चुके हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे यूके ट्रिपल एससी के स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का सिलेबस, जिसमें प्राचीन भारत का एक कंप्लीट सिलेबस मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ये पूरा पोर्शन हम बहुत इजीली समाप्त करने वाले हैं। आज की टॉपिक आपको पता चल चुके हैं। इसी क्रम में ये मैंने आपको सारे सवाल भी दिखाए थे। अपने एनालिसिस वाला वीडियो देखना, उसमें आपको सारे सवाल मिल जाएंगे। मैंने बताया भी था, जैसे नवरत्न परिषद वाला क्वेश्चन आया हुआ है, शिलादित्य की उपाधि किसको दी गई थी, ये सवाल है। जैसे हर्ष शिलादित्य हम जानते हैं। मत्त विलास प्रहसन एक सवाल पूछा गया था, ये दक्षिण भारत का जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। महेंद्र वर्मन इसका सही जवाब था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, ये मगध मौर्य वंश से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया है। अब ये लोथल आप लोग जानते हैं। सिंधु सभ्यता के सवाल भी पूछे हैं आयोग ने, लेकिन विशेष फोकस मैंने आप लोग को बताया था कि अशोक वाली टॉपिक पर आयोग द्वारा किया जा रहा है। जैसे अशोक ने अपने अभिलेखों में क्या नाम है, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। प्रियदर्शी आप लोग जानते हैं। अष्टांगिक मार्ग, जब हम जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो उसमें हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। कौन सा शामिल नहीं है, सम्यक आजीव इसमें शामिल नहीं है, आप लोग जानते हैं। धम्म महापात्र के पद को स्थापित किया था, ऑब्वियस बात है, एक बार फिर से सही जवाब है अशोक। तो ये डिटेल में ये वीडियो में ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो सिर्फ आपको एक बार क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा। पिछली 8 परीक्षाओं में आयोग के द्वारा 15 सवाल पूछे गए हैं, तो उसी हिसाब से हमने मान के चलना है कि इस बार की परीक्षा में कम से कम 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे ये टॉलमी सेकंड को अपना समकालीन बताया गया। अशोक के 13 शिलालेख हम जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये खरोष्ठी लिपि का प्रचलन किनके आक्रमण से स्टार्ट हुआ था, ये भी यहाँ पर पूछा गया। ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है, स्नातक स्तरीय में पूछा गया था सवाल। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे, स्नातक स्तर री एग्जाम के लिए कुछ बैच हमारे चल रहे हैं। यदि आप जुड़ने के इच्छुक हैं तो आप जुड़ सकते हैं। सामान्य हिंदी का वीडियो बैच है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। और कुछ नोट्स बैच भी चल रहे हैं। टॉपिक वाइज टारगेट क्विज हमारी चलने वाली है 1 अप्रैल से 30 मई तक, जिसमें कंप्लीट उत्तराखंड टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज और कंप्यूटर उसमें शामिल किया जाएगा। डेली आपको टारगेट दे दिए जाएंगे, उसके बाद क्विज आयोजित की जाएगी। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो शुभारंभ करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास को स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, उसके बाद और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक शब्द अगर कहेंगे किसने दिया था, तो ये दिया था डी विल्सन ने। अब इसकी खासियत क्या है, इसके पुरातात्विक स्रोतों में प्राप्त होते हैं, लेकिन न इसका साहित्य मिला है, न इसे पढ़ा जा सका है। इसके उदाहरण अगर हम देखते हैं तो इसका प्राइम उदाहरण है पाषाण काल, और ये शब्द दिया किसने था, जे टॉमसन ने। दूसरे नंबर पे हम इतिहास को देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त हैं, साहित्य भी प्राप्त है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। इसके उदाहरण की अगर मैं बात करता हूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका प्राइम उदाहरण है। इतिहास का तीसरा भाग हम देखते हैं ऐतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास शामिल किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जेम्स मिल एक इतिहासकार रहे हैं, जिनकी किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल। हिंदू पीरियड वो बताते हैं 750 से 1206 के बीच में, मुस्लिम काल 1206 से 1757, और आधुनिक कालीन जिसमें ब्रिटिशर्स का आधिपत्य हो गया था 1757 से
47, ये प्लासी के युद्ध के बाद वाला पोर्शन है। अब हम आते हैं जॉन लुपाक नामक एक इतिहासकार है जिनकी किताब का नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, जिसमें पाषाण काल को पूर्व और नव पाषाण काल में बांटते हैं। अब यूजुअली हम पाषाण काल को 3 अलग अलग भागों में बांटते हैं, उसी को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है पूर्व पाषाण काल, उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल और तीसरे नंबर पर आता है नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के जो टाइम पीरियड है वो है 6 लाख बिफोर क्राइस्ट, यानी 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल का टाइम पीरियड है 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं, इसकी प्रथम जानकारी हमें प्राप्त होती है 1867 के सी कार्लाइल के लघु पाषाण उपकरण से, जो इन्हें प्राप्त हुए थे विंध्याचल से। नव पाषाण काल में अगर हम देखें, जैसे पहिया आ गया था, स्थायी निवास आ गए थे, और पहले पालतू जानवर के रूप में हमने डॉग्स को पालना स्टार्ट किया था, कृषि भी यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि पूर्व पाषाण काल को हम 3 अलग अलग भागों में बांटते हैं, तो उसी को हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें आता है निम्न पुरा पाषाण काल, 6 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व के बीच में, जिसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्रूसफुट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। मध्यपुरा पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल का दूसरा भाग है मध्यपुरा पाषाण काल, जो कि 1.5 लाख ईसा पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व तक है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी ब्रिस्ट्रॉक ने। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा भाग इस काल का आता है उच्च पुरा पाषाण काल, 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में। जिस प्रकार उत्तराखंड करंट अफेयर्स का हमारा जो टारगेट था 100 से अधिक लाइक्स थे, जिसमें आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया है, इसी प्रकार इस सीरीज़ को अगर आप 150 लाइक दे देते हैं तो इसका अगला भाग और अन्य जो क्लास हमारी आने वाली है मैं ज़रूर अपलोड करूँगा, बिल्कुल अपलोड करूँगा। आप बिल्कुल चिंता न करें। और सेशन में नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। होमोसेपियंस यानी मनुष्यों की अगर मैं बात करता हूँ, ज्ञानी मनुष्य, तो ये लगभग धरती में आए थे 30 से 40,000 वर्ष पूर्व। पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत जीविका के लिए शिकार किया जाता था। आग का आविष्कार अगर कहें तो पूर्व पाषाण काल में प्रयोग हुआ था, बृहद रूप से प्रयोग हुआ था नव पाषाण काल में। सर्वप्रथम प्रयोग धातु की अगर हम बात करते हैं तांबा, औजार की अगर हम बात करता हूँ तो कुल्हाड़ी, और ये कुल्हाड़ी हमें प्राप्त कहाँ से हुई थी? अतिरंपकम से। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अतिरंपकम की ये प्लेस बताने की कौन से राज्य में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपको नोट्स कैसे लग रहे हैं, सेशन कैसे लग रहे हैं, अगली क्लास आप कौन सी चाहते हैं, ये ज़रूर आप लोगों ने बताना है। अपना टारगेट एक ही है, स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम। कृषि प्राचीनतम फसल के रूप में अगर मैं बात करता हूँ गेहूँ और जौ, पहली बार प्रयुक्त अनाज की हम बात करते हैं तो चावल, वेरी इंपॉर्टेंट। कृषि का पहला उदाहरण हमें प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से, जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य की हम बात करते हैं कोल्डियावा से, जिसको लहरुदेव इत्यादि भी कह देते हैं। लहरुदेव भी कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व पाषाण काल में औजारों की अगर मैं बात करता हूँ, स्फटिक यानी पत्थर के बने हुए थे। 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज की थी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। अभी ऊपर भी हमने इनका नाम देखा था, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज पल्लावरम से हुई थी। एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ये किस राज्य में स्थित है पल्लावरम। अभी अतिरंपकम मैंने आपसे पूछा था, ये भी आप लोगों ने खुद से ढूंढना है, अपने नोट्स में शामिल करना है। इस सीरीज की कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे नंबर से ही प्राप्त होगी 7895127508। भारत का प्राचीनतम नगर की मैं बात करता हूँ तो मोहनजोदड़ो। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि था श्वेत भ्रू गिब्बन। मानव की तरह दिखने वाले बंदर की अगर हम बात कर रहे हैं, श्वेत भ्रू गिब्बन असम से प्राप्त हुआ। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में मनुष्य का पहला प्रमाण में प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से। अब हम प्राचीन कालीन अभिलेखों इत्यादि को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भीमबेटका हम देखते हैं मध्य प्रदेश। यहाँ से पुरा पाषाणकालीन आवास और शैलचित्र और शैलाश्रय मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में मानव के प्राचीनतम चिन्ह भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया
जबकि यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में इसे शामिल किया है जुलाई 2003 में। इसकी खोज कर श्रेय जाता है वाकणकर जी को। अगला पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारतीय जनता का प्रजाति विभेदीकरण किया था रिजले ने। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 1853 में आर्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया था मैक्स मूलर ने। अब देखते हैं भारतीय प्राचीन इतिहास को जानने के लिए जो हमारे स्रोत हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं धर्म ग्रंथ, जिसमें शामिल है वेद, जिन्हें नित्य अपौरुषेय भी कहते हैं। 4 वेद या संहिता हम अगर बात करते हैं, वेद का अर्थ होता है ज्ञान या ऋतु, इसका अर्थ संहिता भी हो जाता है। इनके रचयिता थे हमारे महर्षि वेदव्यास जी। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद में अगर मैं बात करता हूँ, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 या 10,600 के आसपास इसमें ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पाठक को होत्र कहते हैं। इसमें ईश्वर की महिमा दी गई है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में अगर मैं बात करता हूँ, 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था उसका उल्लेख मिला है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में महर्षि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋग्वेद के 9वें मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, जिन्हें हम खिल भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें चातुर्वर्ण या पुरुष सूक्त की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में अधन्य गाय को कहा गया है, यानी वध न करने योग्य। वामन अवतार, यानी जो हमारे भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ था, उनके 3 पग धरती जो उन्होंने मांगी थी राजा बलि से, उसका उल्लेख भी ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में अगर मैं बात करूँ, सर्वाधिक ऋचाएँ किसको समर्पित हैं? इंद्रदेव को। कितनी? 250। अग्निदेव को 200 ऋचाएँ समर्पित हैं। ऋचाएँ एक प्रकार से श्लोक आप मान के चलिए। ऋग्वेद में अगर हम बात करते हैं, पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद की अगर मैं शाखाओं की बात करता हूँ, तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं कौन कौन सी? शाकल, वाशकल, आश्वलायन, मांडुके और शंखायन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शाकल में 1017 सूक्त हैं, वाशकल में 1017 तो शाकल वाली है और 11 सूक्त अलग से हैं। 5 शाखाओं में तीसरी शाखा आश्वलायन, चौथी है मांडुके और 5वीं है शंखायन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेशन को लाइक शेयर भी करते हुए चलना है। अब इसी में अगर हम देखते हैं, ऋग्वेद को ही आगे हम बढ़ाते हैं। प्राचीनतम मंडल अगर मैं बात करता हूँ ऋग्वेद का, ये तो दूसरा मंडल है। मंडल 2 से 7 को ऋषि मंडल या वंश मंडल भी कहते हैं, जिसके ऋषि थे प्रगाथा। मंडल 8 में 11 सूक्त है, जिन्हें बाल खिल्य सूक्त कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर हम बात करें ऋग्वेद का उपवेद, तो ये है आयुर्वेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम बात करता हूँ, तो ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग्वेद की तुलना ईरान का एक फेमस ग्रंथ है जैन दवेस्ता, उससे भी किया जाता है। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखते हुए चलना है। अब अगला हम देखते हैं सामवेद। साम यानी संगीत यानी गाना। इसके मंत्र या पाठक है उद्गाता या उदात्र। इसमें भी ऋचाएँ प्राप्त होती हैं। इसके प्रथम दृष्टा थे ऋषि जैमिनी जी। अब अगर हम बात करते हैं सामवेद का जो उपवेद है, वो है गंधर्ववेद। इसके ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और षड्विश। आगे बढ़ते हैं, यजुर्वेद की तरफ हम बढ़ते हैं। यज्ञों के नियम और विधि विधान इसमें देखने को मिलते हैं। यजुष शब्द का ही अर्थ होता है यज्ञ। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में हमें देखने को मिलता है। इसके पाठक की अगर हम बात करते हैं, अथर्ववर्यु इसके पाठक हैं। बलि विधि का वर्णन भी इसमें देखने को मिलता है। अब बात करें यजुर्वेद के उपवेद की, तो ये है धनुर्वेद, और इसके ब्राह्मण ग्रंथ भी 2 हैं, शतपथ और तैतृय। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते हुए चले। अगला हम वेद देखते हैं, चौथा वेद अथर्ववेद। इसका अन्य नाम है ब्रह्मवेद। इसके प्रथम दृष्टा थे अथर्वा और दूसरे थे ऋषि अंगिरस। इसकी शाखाओं की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसकी शाखाएं हैं 2, पिप्पलाद और शौनक। सभी वेदों में सबसे प्राचीन हमने देखा था ऋग्वेद, और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। इसमें 20 अध्याय यानी 20 कांड हैं, 731 सूक्त और 6000 के आसपास इसमें
मंत्र है, जिसमें ऋग्वेद से लगभग 1200 से अधिक इसमें मंत्र या ऋचाएं ली गई है। इसमें तंत्र मंत्र, रोग निवारण, वशीकरण, प्रेम विवाह इत्यादि के रिगार्डिंग मंत्र प्राप्त होते हैं। अब बात करें अथर्ववेद के उपवेद की, तो ये है शिल्पवेद। इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ। गोपथ। इसी अथर्ववेद में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। कुरुओं के राजा परीक्षित का वर्णन भी इसी में देखने को मिलता है, अथर्ववेद में। अब बात करते हैं वेदों की तिथि के बारे में, अलग अलग इतिहासकारों ने क्या कहा है। मैक्स मूलर कहता है 12,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। जैकोबी कहता है 4,320 ईसा पूर्व, जबकि हमारे बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं 4,500 ईसा पूर्व। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षाओं के लिए। वेदों की उत्पत्ति की जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है, जो कि केवल 3 वेदों की ही बात करता है। आपके लिए अगला क्वेश्चन नवंबर का, आपने इन 3 वेदों के नाम बताने हैं जो शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलते हैं। आप लोग को सेशन पसंद आते हैं तो इन्हें शेयर ज़रूर करना है। अगली मैराथन क्लास जैसे ही इस वीडियो पर 100 शेयर हो जाएंगे तो अपलोड कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा सबसे जो बड़े ग्रंथों में आते हैं संहिता या वेद आते हैं, इसके बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, इसके बाद आते हैं आरण्यक और उसके बाद आते हैं उपनिषद। वेदों का गद्य या सरलतम रूप ही क्या कहलाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम सभी वेदों को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे वेद, उसके बाद उसके उपवेद, फिर संबंधित देवता, उनकी उत्पत्ति और उनके उपनिषद हम देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले आता है ऋग्वेद, इसका उपवेद है आयुर्वेद, संबंधित देवता ब्रह्मा, उत्पत्ति अग्नि से। अब आता है यजुर्वेद, इसका उपवेद है धनुर्वेद, संबंधित देवता विश्वामित्र, उत्पत्ति वायु से। उपनिषद की बात करता हूँ, कठोपनिषद, ईशोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। अब तीसरा वेद आता है सामवेद, जिसका उपवेद है गंधर्ववेद, संबंधित देवता है नारद, उत्पत्ति हुई है सूर्य से। उपनिषद की अगर हम बात करता हूँ तो छांदोग्य और जैमिनी। अगला वेद आता है अथर्ववेद, इसका उपवेद है शिल्पवेद, संबंधित देवता है विश्वकर्मा और इसके उपनिषद हैं प्रश्नोपनिषद, मांडोक्य उपनिषद और मुंडकोपनिषद। ये सारे पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट डाउन करते हुए चलना है आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, राज्याभिषेक के नियम की अगर हम बात करता हूँ तो ये दिए गए हैं ऐतरेय ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण की अगर हम बात करता हूँ तो इसमें गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल और कौशल राज्य देखने को मिलते हैं। और शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को मनुष्य की और पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में विधेय राजाओं का उल्लेख भी देखने को मिलता है। मैत्रेयणी ब्राह्मण में अगर हम बात करता हूँ, इसमें पुरुषों के 3 दोष बताए गए, जुआ, शराब और स्त्री। आगे बढ़ते हैं, चार आश्रमों का उल्लेख देखने को मिलता है, जालापनोपनिषद, जाबालोपनिषद। प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ की अगर बात करता हूँ, इसमें है मनुस्मृति, जिसकी रचना शुंग काल में हुई थी, जबकि नारद स्मृति इसकी स्थापना यानी इसकी रचना गुप्त काल में हुई थी। अब हम आते हैं वेदांग की तरफ। वेदांग क्या होते हैं, वेदों की भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई है, इनकी संख्या है 6। कौन कौन से इसमें शामिल हैं, शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, कल्प और निरुक्त। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। 6 की 6 नाम हमने देख लिए हैं। सेशन को लाइक भी करते हुए चले। अब हम आगे बढ़ते हैं सूत्र साहित्य की तरफ। वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए इनकी रचना की गई। सूत्र साहित्यों की संख्या अगर मैं बताता हूँ, इनकी संख्या है 4, जिसमें स्रोत, गृह, शुल्ब और धर्मसूत्र, जिसमें सबसे प्राचीनतम है धर्मसूत्र। अब बात करते हैं पुराणों की। इनकी रचना लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्र श्रवा ने की थी। इनकी संख्या की अगर हम बात करते हैं तो इनकी संख्या है 18। राजाओं की वंशावली 5 पुराणों में देखने को मिलती है, जिसमें मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण और वायु पुराण शामिल है। वायु पुराण की रचना हुई थी गुप्त वंश के समय। मत्स्य पुराण सभी पुराणों में सबसे पुराना पुराण है। इसकी रचना आंध्र सातवाहन शासकों के समय हुई थी। इसके अलावा राजतंत्र और कृषि के विवरण हमें प्राप्त होते हैं अग्नि पुराण में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध जातक यानी
महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जानकारी हमें इसमें प्राप्त होती है। कथा वस्तु एक ग्रंथ है हीनयान शाखा, यानी जैसे हम देखते हैं बौद्ध धर्म की दो अलग अलग शाखाएं थी, हीनयान और महायान। कथा वस्तु ग्रंथ हीनयान शाखा से जुड़ा है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र देखने को मिलता है। जैन साहित्यों को आगम भी कहते हैं और इनका इतिहास हमें देखने को मिलता है कल्पसूत्र नामक पुस्तक पे। आप लोग के चौथा क्वेश्चन आज की सीरीज का, इसके रचनाकार कौन है अपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। जैन धर्म से रिलेटेड एक और ग्रंथ है भगवती सूत्र, जिसमें महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करते हैं, हम जानते हैं चाणक्य, विष्णुगुप्त, या इन्होंने लिखा हुआ था ये किताब, कौटिल्य भी उन्हें कहते हैं। इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण थे। इसके अनुवादक की अगर बात करूँ तो इसका अनुवाद क्या था, श्याम शास्त्री जी ने। अगली महत्वपूर्ण किताब आती है इतिहास को जानने के लिए, राजतरंगिणी। इसका अर्थ होता है राजाओं की नदी, जिसके रचयिता थे कल्हण। इसके 8 सर्ग या तरंग थे। यह प्रारंभिक काल से 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का उल्लेख करती है। आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से कमेंट ज़रूर करने हैं, सेशन को लाइक भी करते हुए चलना है। अब आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी, मौर्यों के पहले का इतिहास और मौर्यों की राजनीतिक व्यवस्था इसमें देखने को मिलती है। पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग इसी अष्टाध्यायी में हुआ था, जिसके रचयिता कौन थे, पाणिनि जी। अब आती है गार्गी संहिता। इसके रचयिता कात्यायन जी, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें यवनों के आक्रमण की जानकारी हमें देखने को मिलती है। अब इतिहास को जानने के लिए कुछ हमारे विदेशी यात्री भी हमारे देश में आए थे, जिसमें टेरियस जो था ईरानी राजवैद्य था। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता भी कहते हैं, इसकी किताब है हिस्टोरिका, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख ही करता है। डाइमेकस, ये सीरिया का एक राजा था, एंटियोकस उसका राजदूत बन के हमारे भारत में आया था, मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के दरबार में। डायोनिसिस, ये मिस्र के राजा टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत के रूप में मौर्य शासक अशोक के दरबार में आया था, ये अपने ध्यान रखना है। टॉलमी, इनकी किताब का नाम है भारत का भूगोल, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लिनी, इनकी किताब का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। सेशन को लाइक भी करते हुए चलना है। यदि आप 150 से अधिक लाइक इसमें कर देते हैं और 100 से अधिक शेयर इस वीडियो में हो जाते हैं, आपको पसंद आता है, कमेंट करते हैं, तो अगली मैराथन क्लास रहेगी यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आधुनिक भारत का इतिहास। तो सेशन पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करना है आप लोगों ने, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलना है। अब कुछ चीन के लेखक भी हमारे देश में आए थे, उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले फाहियान, ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आया था, जो 14 साल तक भारत में रहा था। अगला है संयोगन, ये 518 ईस्वी में भारत आया था, 3 वर्ष तक यहाँ रहा था। वेनसांग, वेरी इंपॉर्टेंट, यात्रियों का राजकुमार भी नहीं कहते हैं, ये हर्षवर्धन के समय पे भारत आया था। 1629 में चीन से आया था, 629 में चीन से आया था और 630 में कपिशा भारत में पहुंचा था। 15 वर्ष तक भारत में रहा था और 645 में इसने भारत से वापसी कर ली थी। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका नाम है सीयू की, जिसमें 138 देशों का वर्णन देखने को मिलता है। अगर वेनसांग के समय की अगर हम बात करते हैं, उस समय सिंध का जो राजा था उसका नाम था शूद्र। और नालंदा, जो हमारा हम जानते हैं प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, इसके कुलपति उस समय हुआ करते थे शीलभद्र। अगला यात्री है इत सिंह, 7वीं शताब्दी के समय आया था, जिसने नालंदा और विक्रमशिला का विश्वविद्यालय का वर्णन भी किया था। अब बात करते हैं अरबी, जो हमारे यात्री आए थे हमारे देश में। अलबरूनी, ये गजनवी के समय आया था, ख्वारिज्म का निवासी था। इसकी पुस्तक, जिसका नाम हम किताबुल हिंद, तहकीक हिंद या भारत की खोज भी कहते हैं, एक पुस्तक है भारत एक खोज, उसके रचयिता को ना अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आज का 5वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो गया है। अगला जो विदेशी यात्री था इब्न बतूता, ये मोरक्को से आया था, जिसकी एक फेमस किताब है रेहला, जो इसने अरबी भाषा में लिखी थी। 1333 ईस्वी में दिल्ली में आया था मोहम्मद बिन एमबीटी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो एमबीटी ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश बना दिया था। एमबीटी ने इसे चीन भी भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन तूफान इत्यादि आने की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से ये चीन नहीं पहुंच पाया था। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगले व्यक्ति हम देखते हैं
तारानाथ ये तिब्बत के थे। इनके ग्रंथ की अगर मैं बात करता हूँ कंग्यूर और तंग्यूर। अगले आते हैं मार्को पोलो। 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की इन्होंने यात्रा की थी। अब देखते हैं प्राचीन इतिहास से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, एपिग्राफी कहते हैं। तो सबसे फेमस और सबसे पहले हम देखने वाले हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग राजा खारवेल की जानकारी हमें प्राप्त होती है, यानी कलिंग राजा खारवेल ने इसे बनाया था। कलिंग राजा जो खारवेल थे वो चेदी वंश से रिलेटेड थे, और चेदी वंश के संस्थापक की अगर बात करेंगे तो वो थे महामेघवाहन। हाथी गुम्फा अभिलेख किस पर्वत पर स्थित है? उदयगिरी पर्वत। किस धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म, क्योंकि खारवेल जैन धर्म को ही मानता था। इसी वजह से भाषा की अगर हम बात करूँ, इसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख इसी अभिलेख यानी हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को ही मिलता है। वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख शक राजा रुद्रदामन ने बनाया था, जिसकी भाषा संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख इसी को माना जाता है। 150 ईसा पूर्व पुराना है। सुदर्शन झील का वर्णन भी इसी अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। इसके प्रथम निर्माण की बात करता हूँ, चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने किया था। इसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन के सेनापति सुविशाख ने किया था। अशोक के जो राज्यपाल था तुषापे ने, उसने यहाँ पे नहरें भी बनाई थी। और इसी अभिलेख से हमें यह भी पता चलता है कि रुद्रदामन ने सतकर्णी को 2 बार पराजित भी किया था। अगला अभिलेख आता है नासिक अभिलेख। यह गौतमी पुत्र सतकर्णी का वर्णन इसमें प्राप्त होता है, जो कि सातवाहन वंश के थे। इसकी रचना की थी इनकी माता ने, माँ गौतमी बलश्री ने। माँ गौतमी बलश्री। सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इसने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी आप लोगों ने ज़रूर करना है। अब हम देखते हैं प्रयाग स्तंभ लेख। समुद्रगुप्त के दरबारी ऋषेण द्वारा इसे निर्मित किया गया था, जिसमें 34 लाइनें उत्कीर्ण की थी लील भट्ट ने, और भाषा थी इसकी संस्कृत। आप लोगों ने याद रखना है। अशोक के स्तंभ पर कौशाम्बी से लाया गया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इससे संबंधित राजाओं की अगर मैं बात करता हूँ प्रयाग स्तंभ लेख से, सबसे पहले अशोक 232 ईसा पूर्व, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसमें 4 राजाओं का उल्लेख होगा, आप लोगों ने याद रखना है। अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर और अकबर। अकबर ने इसमें जो लेख लिखाए थे वो फारसी में लिखाए थे। समुद्रगुप्त को महाराजाधिराज, लिच्छवी दोहित्र और अजातशत्रु बताया गया इस स्तंभ लेख में। अशोक ने अगर बात करें तो प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में अपने पुत्र तीवर और पत्नी कारवाकी का वर्णन देखने को मिलता है। इसी वजह से इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तो संबंधित शासक अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर और जहांगीर, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला जो अभिलेख आता है वेरी फेमस ऐहोल अभिलेख, कर्नाटक में स्थित है। पुलकेशिन द्वितीय का, जिसमें हमें पता चलता है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जीता था। इसके रचयिता की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके रचयिता थे रवि कीर्ति। आगे बढ़ते हैं, मंदसौर अभिलेख हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मालवा नरेश यशोवर्मन ने इसका लिखवाने का कार्य किया, जिसमें रेशम बुनकरों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें रेशम बुनकरों को श्रोणिक कहा गया है। ग्वालियर अभिलेख ये प्रतिहार नरेश भूस से रिलेटेड है। अगले अभिलेख हम देखते हैं भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के, जिसमें हूणों पर विजय की जानकारी प्राप्त होती है। भरहूत अभिलेख मध्य प्रदेश में है, ये सुंगों द्वारा निर्मित किया गया था, सुंग शासकों के द्वारा। एरण अभिलेख वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गुजरात में स्थित है, भानुगुप्त से रिलेटेड। और सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से ही प्राप्त होता है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता कनिंघम। बोगज कोई अभिलेख एशिया माइनर 1400 ईसा पूर्व का है। इसमें देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य की जानकारी। नासत्य को हम अश्विनी कुमार भी कहते हैं। अगला पॉइंट है यवन राजा हेलियोडोरस, इन्होंने बेसनगर विदिशा में एक अभिलेख उत्कीर्ण कराया था। भागवत धर्म में इनके द्वारा ग्रहण किए जाने की बात भी यहाँ पर होती है, और भागवत धर्म का पहला उल्लेख भी इसी को माना जाता है। दुर्भिक्ष या अकाल का प्रथम वर्णन सोहगोरा अभिलेख से प्राप्त होता है।
सातवाहनों का इतिहास की अगर हम बात करते हैं केवल अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। प्राचीन सिक्के या आहत सिक्के, इन्हें पंचमार्क या कारसारपण भी कहते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख है हड़प्पा का, 2500 ईसा पूर्व लगभग। अभिलेखों के आधार पर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगामी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा था D.R. भंडारकर ने। सर्वाधिक पढ़े गए अभिलेखों की अगर हम बात करता हूँ तो अशोक के हैं। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। प्राचीन तिथियों के अध्ययन को कहते हैं पेलियोग्राफी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेलियोग्राफी। अगला टॉपिक देखते हैं सिंधु सभ्यता। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड माना जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता है, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की अगर बात करते हैं सबसे पहले मेसोपोटामिया, उसके बाद मिस्र की सभ्यता, उसके बाद सिंधु सभ्यता और चीन की सभ्यता। यह आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है, स्टार्टिंग में हम देख चुके थे। इसकी लिपि की अगर हम बात करता हूँ तो भाव चित्रात्मक लिपि या सर्पिलाकार लिपि या बुस्टोफिडस लिपि, जो कि राइट टू लेफ्ट फिर लेफ्ट से राइट, इस तरीके से। जैसे यहाँ से आपने स्टार्ट करा राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, फिर इस तरीके से, इसी वजह से इसको सर्पिलाकार भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका उत्तर से दक्षिण, दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार हम देखते हैं तो उत्तर में ये आता है, इसका जो सबसे उत्तरी स्थल हमें प्राप्त है मांडा, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट पे। दक्षिण में हम देखते हैं दायमाबाद महाराष्ट्र में, प्रवरा या गोदावरी नदी के तट पे। प्रवरा गोदावरी की सहायक है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसका सबसे पूर्वी स्थल देखने को मिलता है आलमगीरपुर मेरठ में इंदर नदी के तट पर। पश्चिमी स्थल देखने को मिलता है सुतकांगी डोल दास की नदी के तट पर, ये पाकिस्तान में है। अगर पूछेंगे सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल बताइए जो कि भारत में स्थित है, तो इसका नाम है नागेश्वर, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, इसके परिचय की अगर हम बात करते हैं तो 1826 में चार्ल मेसन ने हड़प्पा के टीले खोजे थे। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम के समय इन टीलों का मानचित्र भी जारी किया गया था। 1856 में कराची से लाहौर के बीच जब रेल का निर्माण किया जा रहा था तो जॉन बर्टन और डब्ल्यू बर्टन ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता का पता लगाया था खुदाई के समय। अब स्पेशली ये कब देखने को मिले थे हमें याद रखना है हमने। 1921 में हड़प्पा के मोंटगोमरी में, जो कि रावी नदी के तट पर है, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस्त ने इस सभ्यता की खोज की थी। 1922 में मोहनजोदड़ो में, जो कि लरकाना पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है, उत्खनन किया था राकल दास बनर्जी ने, तो नाम आपने याद रखने हैं। 1924 में जॉन मार्शल, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग का हेड था, इसने सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी थी। अब इनके समय की अगर हम बात करता हूँ, अलग अलग इतिहासकारों की बात करें, अलग अलग व्यक्तियों की बात करें, तो सिंधु सभ्यता की अलग अलग टाइम पीरियड दिया गया है। मार्शल क्या कहता है, 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। कार्बन डेटिंग से इसका टाइम पीरियड मिलता है 1350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। एनसीईआरटी के अनुसार है 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, जबकि इतिहासकार व्हीलर कहता है कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड था। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। सेशन को शेयर भी ज़रूर करना है आप लोगों ने। अब प्रमुख स्थलों की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहला स्थल हम देखने वाले हड़प्पा, रावी नदी के तट पर है। ऋग्वेद में इसका नाम प्राप्त होता है हरिपुरिया। सड़कें 90 डिग्री पर काटती थी, यानी ग्रिड या ऑक्सफोर्ड पैटर्न पर। स्वास्तिक का निशान भी हड़प्पा से ही देखने को मिला है। कब्रिस्तान एच भी यहाँ पर देखने को मिलता है और इसमें R37 कब्रिस्तान सबसे बड़ा था। पत्थर की मूर्ति भी यहाँ देखने को मिलती है। गेहूं और जौ के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन आता है सबसे बेहतरीन किस्म का जौ हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो बनावली में देखने को मिलता है। आगे हम इस स्थल को भी देखेंगे। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं, जबकि सर्वाधिक मोहरें अगर कहेंगे, केवल मोहरें कहेंगे तो मोहनजोदड़ो से। अभिलेख युक्त मोहरें अगर कहेंगे तो हड़प्पा से। मकान के दरवाजे आमने सामने में खुलते थे, जबकि लोथल में क्या था, दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता था। ये डिफरेंस है। शहर दो हिस्सों में बटे रहते थे, दुर्ग टीला और मुख्य नगर टीला, लेकिन धौलावीरा एक ऐसा स्थल था जो 3 भागों में बटा रहता था। ये आप लोगों ने पॉइंट टू बी नोटेड। सभ्यता की सबसे बड़ी इमारतों की अगर हम बात करते हैं तो लोथल बंदरगाह, हड़प्पा नगर। मोहरों की अगर हम बात करते हो, यहाँ 3 प्रकार की मोहर है, आयताकार, वृत्ताकार और वर्गाकार।
और सर्वाधिक किस प्रकार की? वर्गाकार। मोहरों के निर्माण की अगर मैं बात करता हूँ तो सेलखड़ी स्टेटाइट से, चांदी से और कैल्साइट से यहाँ पर मोहरें बनाई जाती थी। अगला स्थल हम देखने वाले हैं कालीबंगा, राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा मतलब काली चूड़ियाँ होता है। कालीबंगा स्थल को दीनहीन की बस्ती भी कहा गया है। इसकी खोज 1951 से 53 के बीच अमलानंद घोष ने की थी। सरस्वती और घग्गर नदी के स्थल पर स्थित है। और इसके उत्खनन की अगर हम बात करें तो इसकी खुदाई 1961 में बीबी लाल और बी के थापर ने की थी। क्या क्या साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले हल। अब हल चलाएंगे कौन? बैल और ऊंट। अब अगर हल चलेगा तो जुते हुए खेत भी प्राप्त होंगे। अब इन बैलों को मुझे पानी पिलाना है तो कुआं भी यहाँ पर मिलेगा। अब जो किसान इस हल को चलाएगा वो आराम करने के लिए कच्ची ईंट का मकान भी बनाएगा। ऑब्वियस बात है। अब खेती से उसे बहुत फायदा हुआ तो अलंकृत ईंट भी यहाँ पर उसे प्राप्त हुई है, मतलब अच्छा घर भी उसने बनाया था और अलंकृत फर्श भी इसमें प्राप्त होता है। अब क्या होता है, इतनी खेतों की जुताई हो गई है कि भूकंप भी आने स्टार्ट हो गए थे, तो भूकंप के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। भूकंप से बहुत सारे लोगों का निधन भी होता है, तो खोपड़ी के शल्य के यहाँ पर, शल्य मतलब सर्जरी, इसके साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दफनाया भी गया होगा, मरे भी होंगे, दब गए होंगे, तो आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान भी प्राप्त होते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जलाया भी गया होगा, तो दाह संस्कार के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। और बेलनाकार मोहरे भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की पहली राजधानी किसे कहा जाता है? धौलावीरा। दूसरी राजधानी राखीगढ़ी। और तीसरी राजधानी कहा जाता है कालीबंगा को। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहे हैं। पसंद आ रहे हैं तो सेशन को सब्सक्राइब कीजिए। हर सब्जेक्ट इसी प्रकार हम समाप्त करने वाले हैं। प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करा है, इसके बाद आधुनिक में जाएंगे, फिर भारत का भूगोल, फिर विश्व का भूगोल। इसी प्रकार की सीरीज चलती रहेगी। और करंट अफेयर्स तो हमने सबसे पहले, अगर इस सीरीज की मैं बात करता हूँ स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए, तो उत्तराखंड करंट अफेयर से हमने स्टार्ट किया था। प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। सुरकोटदा गुजरात में है, जिसकी खोज 1964 में जगपति जोशी जी ने की। सभ्यता विनाश के साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं। घोड़े के अस्थिपंजर, तराजू के दो पलड़े भी यहीं देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं धौलावीरा की तरफ। ये गुजरात में स्थित है। 40वां यूनेस्को धरोहर धौलावीरा को घोषित किया गया था, भारत का 40वां यूनेस्को धरोहर। और लेकिन हड़प्पा सभ्यता का पहला था, 2021 में से शामिल किया गया था। खोज इसकी की थी जगपति जोशी ने। उत्खनन किया था RS बिष्ट ने। और शहर 3 भागों में बटा था, पीछे हम पढ़ चुके थे। और किस नदी के तट पर है? लूनी नदी के तट पर। अब हम आते हैं मोहनजोदड़ो की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल सिंधु नदी के तट पर, जहाँ पर लोकतंत्र भी था। मोहनजोदड़ो को रेगिस्तान का बगीचा, सिंध का बाग या स्तूपों का शहर भी कहा गया है। इसकी सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार। सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल था स्नानागार। सबसे बड़ी ईंट भी मोहनजोदड़ो से देखने को ही मिलती है। यहाँ की एक मोहर भी देखने को मिलती है जो कि आद्य शिव से रिलेटेड है, जिसमें टॉप पोर्शन में ये बिल्कुल मोहर इसी प्रकार देखने को मिली है, साइड से इसी टूटी हुई है, जिसमें हिरन, ये लिपि, और यहाँ पर आद्य शिव हैं। और यहाँ पे गैंडे का चित्र, बाघ का चित्र, हाथी, भैंसा और ऊपर मछली का चित्र, और यहाँ पर इनकी लिपि देखने को मिलती है इस मोहर में। कांसे की नृत्यरत प्रतिमा भी यहाँ से प्राप्त होती है। दाढ़ी मूछ के मानव का चित्र यहाँ प्राप्त होता है। महाविद्यालय भवन, हाथी का कपाल भी देखने को मिलता है। तांबक की भट्टी, कपास जो कि सूती वस्त्र से रिलेटेड था, वो भी देखने को मिलता है। इतिहासकार पिंगट के अनुसार, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंधु की जुड़वा राजधानी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सेशन को लाइक भी करते हुए चलना है। जैसे ही इस सीरीज पर 150 लाइक हो जाएंगे तो अगली मैराथन क्लास हमारी अपलोड कर दी जाएगी। लगातार सेशन फॉलो करना है आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से। यानी ये मान के चले, आप लोग सपोर्ट करते रहते हैं तो हमारी परीक्षा से लगभग 2 से 3 हफ्ते पहले कंप्लीट GS, कंप्लीट करंट अफेयर्स उत्तराखंड हम समाप्त कर देंगे मैराथन क्लास के माध्यम से, जिससे हम बेहतरीन तरीके से रिवीजन भी कर सकें। अगला स्थल आता है चंदूदड़ो, जो कि सिंध पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर। खोज इसकी की थी NG मजूमदार ने। उत्खनन इसका किया था अर्नेस्ट मैके ने। एकमात्र नगर सिंधु सभ्यता है जिसमें कोई दुर्ग प्राप्त नहीं होता है। मनका बनाने का कारखाना, पीतल का रथ यानी इक्का गाड़ी, लिपस्टिक, हाथी खिलौना और वक्राकार ईंट भी यहाँ देखने को मिलती है।
अगला स्थल देखते हैं वेरी फेमस लोथल, गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर, जिसकी खोज की थी रघुनाथ राव ने 1954 में। साक्षी की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से साक्षी मिले थे चक्की, बाट या माप, चावल या बाजरा, मनका, बंदरगाह, युगल समाधान, खोपड़ी, हवन कुंड, कौवा, लोमड़ी और मिट्टी का घोड़ा भी यहाँ से प्राप्त हुआ था। अगला स्थल हम देखते हैं राखी गढ़ी, हरियाणा में, घग्गर नदी के तट पर। सबसे बड़ा स्थल भारत में, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है? राखी गढ़ी। अगला स्थल हम देखते हैं बनावली, ये भी हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पर। खोज इसकी की थी 1937 में आर एस बिष्ट, 1973 में आर एस बिष्ट से। प्रमुख साक्ष्य की अगर बात करता हूँ बनावली से, मिट्टी का हल, मिट्टी के बर्तन, तीर कमान जिसमें तांबे के बाण थे, उत्तम किस्म का जौ, तिल और सरसों। इस सेशन की कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगला स्थल हम देखते हैं रोपड़, पंजाब में, सतलज नदी के तट पर, जिसकी खोज की थी बीबी लाल ने 1950 में। उत्खनन की अगर मैं बात करता हूँ, यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया था 1956 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्वतंत्रता के बाद उत्खनित पहला स्थल रोपड़ ही था। यहाँ से मानव के समाधान, कुत्ते के समाधान और तांबा कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुआ, तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर करते हुए चले। अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं महाजनपदों का उदय। महाजनपदों की संख्या हम जानते हैं 16। ऋग्वैदिक काल में अगर हम बात करता हूँ, राजनीतिक हिस्से की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसे जन कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में महाजन कहा जाता था, जबकि 600 ईसा पूर्व के आसपास इन्हें महाजनपद कहा गया। किन स्रोतों से हमें महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है? बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। आप लोग के लिए अगले क्वेश्चन है, इनके राइटर आप लोगों ने बताने, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। जो भी साथी सभी क्वेश्चन के सही जवाब देंगे उन्हें मैं लाइक दे दूंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि किसने सही जवाब दिया हुआ है। अब महाजनपद और इनकी राजधानी देखते हैं। सबसे पहले आता है काशी, राजधानी वाराणसी, कौशल, राजधानी श्रावस्ती, अंग, राजधानी चंपा, वज्जी, राजधानी वैशाली, मल्ल की राजधानी पावापुरी, चेदी की राजधानी शुक्तिमती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी जिसे प्रयागराज भी कहते हैं, कुरु की राजधानी हस्तिनापुर। आगे बढ़ते हैं। मत्स्य महाजनपद राजधानी विराट, पांचाल की 2 राजधानी थी, एक थी काम्पिल्य उत्तरी राजधानी और दक्षिण में थी ऐश्रित। सुरसेन की राजधानी मथुरा, अश्मक जिसकी राजधानी पोतन थी और दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद यही था। अवंती महाजनपद देखते हैं, जो सबसे बड़ा महाजनपद था, जिसकी दक्षिणी राजधानी थी महिष्मती और उत्तरी राजधानी थी उज्जैनी। अगला महाजनपद देखते हैं अफगानिस्तान में स्थित गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अफगानिस्तान का एक और महाजनपद है कम्बोज, जिसकी राजधानी आटक थी, जो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। मगध महाजनपद देखते हैं, जो सबसे शक्तिशाली था, जिसकी राजधानी गिरिव्रज थी, जिसे राजगिरी भी कहते हैं और पाटलिपुत्र भी कहते हैं। गणतंत्र की अगर मैं बात करता हूँ, किन महाजनपदों में गणतंत्र देखा गया, तो यह था केवल वज्जी और मल्ल में। वज्जी की राजधानी वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणराज्य कहा जाता है, विश्व का प्रथम गणराज्य। सेशन को लाइक भी करते हुए चलना है। अब हम बात करते हैं मगध का उत्थान। मगध कैसे आगे बढ़ा था, इसका वर्णन की अगर बात करते हैं तो वर्णन अथर्ववेद, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र। प्रमुख राजवंश की अगर बात करते हैं, सबसे पहले बृहद्रथ देखने को मिलता है, जिसका टाइम पीरियड तो अज्ञात है और स्थापना की थी बृहद्रथ ने। उसके बाद है हरियक, 512 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, स्थापना की थी बिंबिसार ने। नागवंश से 412 ईसा पूर्व से 343 ईसा पूर्व तक, स्थापना की थी शिशुनाग ने। नंदवंश से 344 ईसा पूर्व से 323, स्थापना की थी महापद्मनंद ने। मौर्य वंश की स्थापना 323 ईसा पूर्व से ये रहा था 185 ईसा पूर्व तक, स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मगध में ये राज्य हमें देखने को मिलते हैं। अपने दिमाग में यही टारगेट लेते हुए चलना है, अब की बार स्नातक स्तरीय पार। अब देख लेते हैं, जो सबसे पहले आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश में हम देखते हैं, इसे पितृअंता वंश भी कहते हैं, टाइम पीरियड हम देख चुके हैं। स्थापना बिंबिसार ने की थी और इसका अंतिम शासक था नागदशक। बिंबिसार, इसने राजधानी राजगीर बनाई थी। इसका अन्य नाम जैन ग्रंथों में श्रोणी प्राप्त होता है। यह महावीर का अनुयायी था और बुद्ध का उपासक भी था।
अब देखते हैं अजातशत्रु या बिंबिसार का पिता। इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी और इसका उपनाम अगर मैं बात करता हूँ कुणिक या पितृहंता प्राप्त होता है। प्रसेनजीत कौशल नरेश से युद्ध हारा था ये, और अपनी पुत्री, इसी वजह से अपनी पुत्री वाजिरा से विवाह भी करवा दिया उसका। वैशाली या लिच्छवी के चेटक से भी इनका संघर्ष हुआ था। अपने मंत्री को इस युद्ध के लिए वत्सकार को भेजा। 16 वर्ष बाद ये युद्ध जीता था। यहाँ से इसे 2 हथियार प्राप्त हुए थे, रथ मूसल और महाशिला कंटक। गंगा और सोन नदी के बीच में इसने एक दुर्ग बनाया था। यहाँ पर इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी थी, और इसी दुर्ग के समीप उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करें अजातशत्रु के बारे में, प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, फिर बौद्ध को। उदयन जैन धर्म को मानता था। बौद्ध ग्रंथों में इसका नाम प्राप्त होता है पितृहंता, जबकि जैन ग्रंथों में इसका नाम प्राप्त होता है पितृभक्त। पितृभक्त। सेशन को लाइक भी करते हुए चलना है, शेयर भी करना है। अब देखते हैं शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश, सबसे पहला शासक आएगा शिशुनाग, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद नंदीवर्धन। इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। इसकी 2 राजधानियां थी, गिरिव्रज और वैशाली। कालाशोक इसी के समय पे दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व वैशाली में। राजधानी इसकी थी पाटलिपुत्र। इसकी हत्या अग्रसेन या महापद्मनंद ने कर दी थी। इतिहासकार कर्टियस के अनुसार कालाशोक की हत्या अग्रसेन या महापद्मनंद ने कर दी थी। सेशन आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो अगली मैराथन वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगी, आधुनिक भारत का इतिहास की मैराथन क्लास। अगला वंश हम देखते हैं नंद वंश, जिसका शासक था महापद्मनंद। वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना की थी। इसे द्वितीय परशुराम या अग्रसेन भी कहते हैं। इसे अग्रसेन भी कहा। अनगिनत सेना का स्वामी होने के कारण महापद्मनंद को अग्रसेन कहा गया। कलिंग विजय भी इसने की थी, और इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। इस वंश का यानी नंद वंश का अंतिम शासक या चौथा शासक था घनानंद। अतुल संपदा का धनी होने के कारण से धनानंद भी कहा गया। इसी के समय पे सिकंदर का भी आक्रमण हुआ था। अब सिकंदर जो है भारत को किस तरीके से आया था वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले काबुल, उसके बाद कंधार, बैक्ट्रिया, हिंदुकुश, उसके बाद भारत में प्रवेश करता है तक्षशिला में। उस समय तक्षशिला का शासक हुआ करता था आम्बी, जिसने इसके सामने हथियार डाल दिए थे। एक प्रसिद्ध पुस्तक आती है मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक हैं विशाख दत्त। यह घनानंद के अत्याचारों का वर्णन करती है। इसकी रचना गुप्त काल में की गई थी। मुद्रा राक्षस पुस्तक के टीकाकार है ढूंढीराज। इस पुस्तक में नंदों को क्षत्रिय बताया गया, जबकि महापद्मनंद खुद को द्वितीय परशुराम कहता था। भारत का पहला जासूसी ग्रंथ भी मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल यानी निम्न कुल में जन्मा हुआ बताया गया है। अभी हमने देखा, आप लोगों ने ध्यान होगा, सिकंदर के बारे में हमने देखा था, तो उसी से रिलेटेड एक प्रसिद्ध युद्ध भी है, हाइडेस्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व में, जिसमें सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था, जिसमें सिकंदर का सहयोगी था तक्षशिला। जब उसने जीता था तो वहाँ का राजा आम्बी हुआ करता था, उसी ने इसका सहयोग किया था। सिकंदर की सेना व्यास नदी पार नहीं कर पाई थी। सिकंदर के जन्म की अगर बात करता हूँ 356 ईसा पूर्व। इसका पिता था फिलिप सेकंड। इसके गुरु का नाम था अरस्तु। इसके प्रिय घोड़े का नाम बुकेफेलस। सेनापति इसका था सेल्यूकस, जबकि इसका जल सेनापति या जल निर्याकस था। भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ही ले गया था। 325 ईसा पूर्व में एक बार फिर से भारत आता है, और 323 ईसा पूर्व में इसका बेबीलोन में निधन हो जाता है। बेबीलोन में निधन हो जाता है, ये आप लोगों ने ध्यान रखते हुए चलना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।